एक और सीधे लाइव में आपका इस वक्त स्वागत है। और इस वक्त मेरे साथ वो शख्सियत हैं जिनका पहले परिचय करा लो। हालांकि परिचय के किसी के मोहताज नहीं है, मगर मेरा धर्म बनता है एज ए एंकर आपको जानकारी देने। कई कहावतें इस फैमिली ने यथार्थ की है, जिस बाप तिस बेटा। और मेरे लिए गर्व की बात है कि इनके आदरणीय पिता के साथ मैंने बहुत काम किया है, एज ए उनके वर्कर, एज उनके मित्र। एंड आगे वो जिस धर्म को मानते हैं उनके पूरे परिवार ने भी उसी धर्म को माना, और उनके सपुत्र। और साथ में मुझे इस बात का बहुत ही अभिमान है कि मैं इनके आदरणीय पिता ए के सानी सर को कहता कि सर आप बहुत अच्छे वकील हैं, जज भी रहे हैं सेशन जज में, मगर आप म्युनिसिपल में रहे हैं, मगर आप मीडिया में भी आए। आई एम सो ग्रेटफुल। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को माना था और उन्होंने अपना बहुत अच्छा पेपर शुरू किया। और वो पेपर खास करके जुडिशरी में हरमन प्यारा होता था, सारे उसको पढ़ते थे। जनरल लैंड को रीजन ये था, उसमें कानून की खबरें होती थी, राजनीति में भी रहे हैं। और इसके बाद आगे उनके बेटे जैसे मेरा असीम सानी है, जो सुप्रीम कोर्ट तक बहुत अच्छे वकील हैं, बहुत से केसेस लड़े जम्मू कश्मीर में। आपका मैं असीम सानी साहब बहुत धन्यवाद ही देता हूं कि बहुत शेड्यूल आपका बिजी था, बावजूद इसने मेरी प्रार्थना को स्वीकारा। पहले भी आपने बहुत सी ब्लेसिंग हमें दी। असीम सानी जी, एक नई चीज एक बार बनी, हालांकि पहले भी कई बार बनी आई है। इस 18वीं लोकसभा के चुनाव में दो ऐसे शख्स जीते हैं जिन पर कुछ आरोप थे। एक पर खालिस्तान समर्थक के आरोप थे, एक पर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त थे। और अमृतपाल सिंह जो पंजाब की एक खडूर साहब जो रिजर्व सीट है वहां से जीते। और दूसरी चूंकि जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी कश्मीर का हिस्सा है, बारामूला लोकसभा की सीट में, उसमें जो इंजीनियर रशीद, कई बार आपसे भी जरूर मुलाकात हुई होगी, कभी कभी जब असेंबली में होती थी तो असेंबली कवरेज आप करते थे एज ए लॉयर एंड एज एन एडिटर ऑफ योर इंग्लिश पेपर। आपने भी इनको मिला है, ये 2 बार एमएलए रहे हैं, अब ये जेल में हैं और दोनों ही जीत गए हैं और बड़े भारी मार्जिन से जीते। अभी तक जो असीम सानी सर खबर है 83,304 कोई अमृतपाल सिंह और 95,996 इंजीनियर रशीद जिले हैं। और इंजीनियर रशीद ने 2 ऐसे नेताओं को धूल चटाई है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमर अब्दुल्ला, और दूसरे सज्जाद लोन जो पीपल कॉन्फ्रेंस के थे और वो बीजेपी के खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत नजदीकी हैं। और उन्हें सज्जाद लोन खुद सरेआम कहते हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। दोनों ही जीत गए हैं, दोनों ही जेल में। आपने बहुत से केसेस लड़े हैं, लोग चाहे किसी गलत केस में फंसे हुए, कईयों को आपने छुड़ाया। मुझे आज वो दिन भी याद है, आपने, आपके रिस्पेक्टेड फादर ने पुंछ में एक पाकिस्तान की पीओके की बेटी थी, बड़ा मशहूर केस हुआ आपसे शहनाज का। बिल्कुल सर। अब ये दोनों जेल में हैं, अब इनका आगे क्या होगा? क्या ये अभी, क्योंकि इनको सजा नहीं हुई जो मेरी नॉलेज है, पहला आपका कमेंट्स इन दोनों के बारे में, इनकी जीत पर। पूरे देश में मतलब हमारा संविधान और हमारा प्रजातंत्र और मजबूत हुआ है, लोगों ने इनको चाहा तभी जीता। पहले सर आपके कमेंट, फिर कानूनी बातें आपसे लेकर दर्शकों को दूंगा। सर आपको भी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मेरा पहला ओपनिंग कमेंट सर ये रहेगा कि ये जीत किसी एक इंसान की जीत नहीं, ये जीत डेमोक्रेसी की जीत है। ये इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है कि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है, इलेक्शन की प्रक्रिया इतनी अच्छी है कि इवन एक जेल में बैठा हुआ आदमी, हमारे केस में तो आपने 2 बता दिए, 2 जेल में बैठे हुए व्यक्ति भी अगर जनता चाहे तो उनको अपना नुमाइंदा चुन सकती है। अब देखिए, ये कानून ऑफ लॉ ये होता है सर कि एवरीबडी इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट टिल प्रूव्ड गिल्टी। अगर वो शख्स जो जेल में है, सजा नहीं काट रहा है लेकिन अंडर ट्रायल है, तो वो प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट है टिल ही, जैसे अमृतपाल सिंह के केस में पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, एनएसए लगा हुआ है, वो अलग बात है, वो गवर्नमेंट ने उनको रखा है क्योंकि ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है। इंजीनियर रशीद साहब को रखा है क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस है यूएपीए का या जो भी उनके खिलाफ बना रखा है, वो अलग बात है। लेकिन उनको यही कानून, जिस कानून ने उनको अंदर रखा है, यही कानून उनको हक देता है इलेक्शन लड़ने का। इसी कानून के हक से उनको, देखिए मजेदार बात यह है कि जो कानून उनको वोट डालने का हक नहीं देता,
एक अंडर ट्रायल को या कॉन्विक्ट को वोट डालने का हक नहीं है। अभी डिबेट चल रही है कंट्री में कि ये लोग भी तो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जेल के अंदर भी वोट डाले जा सकते हैं, इनका भी राइट है, लेकिन यह भी एक अलग है। लेकिन कानून ने इनको अभी तक राइट नहीं दिया। जो कानून इनको वोट डालने का राइट नहीं देता, वही कानून इनको इलेक्शन लड़ने का राइट देता है। तो लिहाजा ये उस कानून के तहत इलेक्शन लड़े, कोई बार नहीं है, इलेक्शन लड़े और आपके सामने है मिसाल की इलेक्शन जीत भी गए। कैंपेनिंग करने के लिए बाहर नहीं आए, ना बेल ग्रांट हुई इनको कैंपेनिंग करने के लिए। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब को बेल ग्रांट हुई कैंपेनिंग करने के लिए, वो आए, उन्होंने कैंपेन किया, वापस चले गए। अब इलेक्शन लड़ते तब भी उनको कानून मना नहीं करता था, क्योंकि इलेक्शन भी लड़ सकते थे। लेकिन इन दोनों को तो कैंपेनिंग की बेल भी नहीं मिली, और अमृतपाल के केस में तो ऑब्वियसली बेल हो भी नहीं सकती क्योंकि एनएसए है। लेकिन फॉर अ टेम्पररी पीरियड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिलीज कर सकते हैं। इन्होंने ना मांगा ना हुए रिलीज। लेकिन डेमोक्रेसी का देखिए मजा कि जनता ने अगर समझा इनको कि ये लीडर हैं, ये नुमाइंदे हैं, तो इनको घर बैठे बैठे जिता दिया या जेल बैठे बैठे जिता दिया। इनके बच्चों ने कैंपेन की, फैमिली ने कैंपेन की, पार्टी ने कैंपेन की, और ये लोग जीत गए। अब पॉइंट आप जो आपने दूसरा पूछा मुझे कि पहला ओपनिंग है, ये किसकी जीत है और आपका क्या वन लाइनर रहेगा, मेरा बार बार यही रहेगा कि वन लाइनर ये है कि ये देश की जीत है, ये देश की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की जीत है, और ये देश की जनता की जीत है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जनता ने वोट ए को डाला, बी को डाला, सही डाला, गलत डाला, ये जनता का है। यही डेमोक्रेसी, जमहूरियत और एनार्की में या मोनार्की में फर्क होता है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर होगा मोनार्क होगा, उसका आगे बच्चा जिसको वो गद्दी दे जाएगा, वो बैठता रहेगा, राज करता रहेगा, 100 साल तक राज करेगा। उन लोगों ने कभी इलेक्शन ही देखे, कानून उनके पास भी है, लेकिन वो लोग ना बोल सकते हैं, ना अदालतें हैं, ना उनके कोई राइट्स हैं, ना कोई फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये वाइड डेमोक्रेटिक कंट्रीज में राइट होता है, जहां हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स होते हैं। और मेन हमारा राइट जो होता है वो होता है टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू कास्ट वोट। मतलब जिसको हम चाहेंगे, जनता चाहेगी, वो जनता जनार्दन उसको जिताती है और उसको राजपाट देती है। तो ऐसे ही जो आज इनको जिता दिया, आज इनको अपना नुमाइंदा बना दिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया, तो लिहाजा ये बन गए। तो मेरे ख्याल से आज अगर ये बन गए हैं तो इनको मुबारक के पात्र हैं, इनको हमें मुबारक देनी चाहिए। जो हारे हैं वो अगली बारी सही, जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, बड़े बड़े लोग हारे, उमर अब्दुल्ला साहब हार गए, और ये हार गए, जो सजाद गनी लोन साहब हार गए। तो मैं इनके साथ सिर्फ अपनी सिंपैथी दे सकता हूँ। आगे वो आगे असेंबली के इलेक्शन आएंगे, मे भी पार्लियामेंट के हार गए, असेंबली में जीत जाएंगे। असीम जान जी, आपको यह भी याद होगा कि सिमरनजीत सिंह मान जो 1984 से 89 तक जेल में रहे, ही वॉज आईपीएस ऑफिसर, मगर जब वो जीते संगरूर से, लगभग 4.5 लाख वोटों से वो जीते थे। ये बात अलग थी। सिख धर्म में कृपाण जरूरी है। 5 सिखों के काकार होते, कच्छा, केस, कृपाण, खंडा, कड़ा। जी जी। अब सिमरनजीत सिंह मान जी की जो कृपाण थी वो 2.5 फुट लंबी थी। पार्लियामेंट ने कहा नहीं साहब, इतनी लंबी आप कृपाण लेके नहीं जाए, छोटी ले जाए। वो उस पर अडिंग हो गए और वो पूरे 5 साल पार्लियामेंट में गए ही नहीं। इसके बाद दोबारा जीते वो गए, तब उन्होंने छोटी कृपाण रख ली। इसी बात को लेते हैं, वो भी पंजाब से थे, वो असीम सानी जी, वो जीते पंजाब के जो 3 हिस्से थे, मालवा, माझा, दोआबा, वो दोआबा से जीते। मगर अब ये जो नौजवान है अमृतपाल सिंह, ये जीता, सॉरी, वो मालवा से जीते थे, और अब अमृतपाल जो है खडूर साहब जो पढ़ता है, ये पढ़ता है दोआबा में, ये वहां से जीते हैं। अगर असीम सानी सर ये भी सरकार इजाजत दे देती है अगर इनको कि साहब आप पार्लियामेंट में जाइए, क्या संविधान वहां उसको शपथ दिलाई जाएगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, चूंकि अभी हवाला आती हैं, या अगर पार्लियामेंट में आते हैं, अगर ये भी 2.5 फुट की कृपाण लेके जाते हैं, तो क्या इनके साथ भी वही होगा जो सिमरनजीत सिंह मान के साथ हुआ है? और साथ ही साथ दर्शकों के लिए भी जानना चाहूंगा, क्या ऐसी आप समझते हैं पॉसिबिलिटी है कि जो भारत का संविधान कहता है, बिकॉज आप इसके बहुत विशेषज्ञ हैं, आपने कई अच्छे सुप्रीम कोर्ट में केसों ने रिप्रेजेंटेशन की है, जम्मू कश्मीर को भी, क्या ये संभव है वो जा सकेंगे? और अगर कहीं 2.5 फुट की कृपाण लेके जाते हैं तो क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? नागोके साहब, आपका पहला सवाल जो है कि इलेक्शन लड़ना और ओथ लेना, वो है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दूसरा सवाल है कृपान को लेके जाना, इसमें 2 कानून आते हैं। नंबर 1 इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 इज आर्म्स एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट। अब पहले का मैं सवाल का जवाब देता हूं कि क्योंकि अब ये इलेक्शन लड़के जीत गए हैं, तो ये सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 के तहत, जो मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि सेक्शन 8 सब सेक्शन 3 जो है वो डील करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के तहत। वो कहता है
a person convicted of any offence and sentenced to imprisonment for not less than 2 years or for any other offence referred to in subsection 1 or subsection 2 shall be disqualified from the date of such conviction and shall continue to be disqualified for a period of 6 years since his release. कहने का मतलब है, अगर एक आदमी को सजा हो गई, उस पे मुकदमा चल रहा था, मुकदमा चलने में वो ठीक है, वो लड़ सकता है इलेक्शन, वो जीत भी सकता है। अगर उसको सजा हो गई तो वो सजा अगर उसकी 6 साल, 2 साल से ऊंचा पीरियड होना चाहिए और 6 साल उसका पीरियड काटते हुए हो गई सजा, तो 6 साल तक उस पर बैन रहेगा। 6 साल के बाद वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये है सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन विद रिगार्ड टू क्रिमिनल ऑफेंसेस। हुआ यूं था कि अदालतों ने 2013 में, लगभग 12-13 में एक फैसला दे दिया था कि जो लोग क्रिमिनल केसेस में फेस कर रहे हैं या जिनमें हीनियस ऑफेंसेस हैं, लेकिन 2013 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, वैलिडेशन एक्ट आया, उसने वापस इस सेक्शन को रिवाइव कर दिया कि नहीं, यही रहेगा जो एम्बार्गो है, वो एम्बार्गो ये रहेगा 2 साल की सजा से ज्यादा सजा, 2 साल से ऊपर, जैसे राहुल गांधी के केस में हुई। अगर किसी को 1 साल की सजा होती है, चेक बाउंस के केस में होती है, छोटी मोटी सजा होती है, वो मैटर नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, जब वो जीत गया है उसको ओथ दिलवाना कंपलसरी है। वो कोर्ट भी ऑब्वियसली उसको बेल ग्रांट कर देती है, गवर्नमेंट भी उसको ओथ दिलवाने के लिए लेके जा सकती है। तो ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 आ गया सर ये सवाल कि अब ओथ भी ले ली, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गया। अब वो कहता है कि जी मैंने पार्लियामेंट में आर्म्स एक्ट की वायलेशन करके हथियार लेके जाना है, तो आंसर इज नो। लेकिन इसमें एक और कड़ी आती है, वो कड़ी आती है कि जैसे आपने बिल्कुल ओपनिंग में कहा कि सिखों को अपने 5 जो रिलीजियस जो उनके सिंबल्स हैं वो अलाउड होते हैं, ऐसे ही गोरखों को अलाउड होता है एयर ट्रैवल में अपनी खुखरी लेके जाना। मैं आपको सिर्फ एक लॉ में बता रहा हूं कि आर्म्स एक्ट में जो सिख्स हैं उनको जो अलाउ किया गया है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किया गया है, क्योंकि फंडामेंटल राइट टू रिलीजन है, प्रीच एंड प्रोफेस एनी रिलीजन। तो ये क्योंकि रिलीजन का पार्ट है, ये 5 जो है इनके केस, कड़ा, कंगा और जैसे आपने बताया कि हथियार जो आ गया किर्च, तो ये जो अब ये लेके जा रहे हैं अपने साथ किरपान, वो किरपान की अगर लेंथ लंबी हो जाती है तो वो इंडियन आर्म्स एक्ट की वायलेशन हो जाती है। अब वहां जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है 2 कानूनों में कि गवर्नमेंट कह सकती है या कहती है कि इंडियन आर्म्स एक्ट में इतनी लेंथ होनी चाहिए एक हथियार की जो आप लेके जा सकते हो, वो कहते हैं नहीं जी मुझे 5 फुट या 6 फुट वाली किरपान लेके जानी है। तो यहाँ आके अड़चन आती है, ये गवर्नमेंट के हाथ में होता है, गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट भी कर सकती है, लेकिन इंडियन आर्म्स एक्ट में अगर नोटिफिकेशन निकाल के गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट नहीं करती एक सिख को तो वो अंदर नहीं लेके जा सकते किरपान को, उनको किरपान को छोटी साइज का करना पड़ेगा या छोटा लेके जाने पड़ेगा, जैसे सिमरनजीत सिंह मान ने अपने सेकंड टेन्योर में किया था, आपने जैसे अभी फरमाया। तो अब ये इनके ऊपर निर्भर है, अमृतपाल सिंह साहब पे। अब आपको तीसरा एस्पेक्ट और बता दूं कि अगर ये अपनी पार्लियामेंट के कुछ सेशन अटेंड नहीं करते, रेगुलर इतने दिन के लिए एब्सेंट रहते हैं, तो तब भी इनका सस्पेंशन जो है वो ऑटोमेटिक लिया जाता है, क्योंकि वहां तीसरा कानून आ जाता है, पार्लियामेंट के अपने रूल्स आ जाते हैं कि अगर कोई एमपी बीमार हो गया, वो लगातार एब्सेंट रह रहा है, वो अटेंड ही नहीं कर रहा पार्लियामेंट को, तो उसके बाद उसकी भी जो है मेंबरशिप रिवोक कर दी जाती है या सस्पेंड कर दी जाती है। अब देखना यह है कि अगर इन्होंने लड़े हैं, किस वजह से लड़े हैं, और अगर लड़कर जाएंगे पार्लियामेंट में तो अपने लोगों की आवाज उठाएंगे, अगर जाएंगे नहीं, बाहर ही बैठे रहेंगे, तो या किसी एक वजह से या दूसरी वजह से वो रीजन ढूंढ लेते हैं, तो फिर मेरे ख्याल से ये तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। उनके लोगों की आवाज कौन उठाएगा? उन्होंने आवाज तो उठानी है, पार्लियामेंट में जाना है तो पार्लियामेंट में बैठ के आवाज उठानी है। तो मैं आपको ऐसे 3-4 एग्जाम्पल और कोट कर सकता हूँ। पोस्ट इमरजेंसी 1977 में आपने नाम सुना होगा जॉर्ज फर्नांडिस, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ 1970 में जनता पार्टी में थे, एग्जैक्टली सर, मुजफ्फरनगर से, बिल्कुल सर, यस, वो मुजफ्फरपुर से इलेक्शन लड़े थे जब वो जेल में थे और वो भी जीते थे। ऐसे ही यूपी से मुख्तार अंसारी जेल में बैठे हुए जीते रहे। तो ये बड़े सारे एग्जांपल्स हैं जो लोग जेल से लेके इलेक्शन जीते थे। यस यस, ये सो नाइस ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। अब असीम खान साहब, बिकॉज ठीक है, जम्मू कश्मीर से पार्ट ऑफ इंडिया और हम भारत के ताज हैं, एक ही देश एक विधान में है, संविधान में है, ये बात इसी से जुड़ती है। एक तरफ से अगर पंजाब से 5 दरियाओं की धरती से अमृतपाल सिंह जीता, तो जम्मू कश्मीर एक, पहले मंदिरों का शहर कहते थे, हमारे उपराज्यपाल ने जम्मू को विकास की नगरी बताया, और जहां तक कश्मीर की बात है, धरती का स्वर्ग है, वो है ही है। इस धरती के स्वर्ग से, उत्तरी कश्मीर से इंजीनियर रशीद जो 95,996 वोटों से आगे आए हैं, असीम अनुभव है आपका असीम साहनी, और अब सतगुरु
कि बड़े एक नेक शख्सियत की, पवित्र आत्मा वाली शख्सियत हैं। जब जब हमने तो ये देखा है कि जो युवा आपके वकील हैं, जब आप अदालत में जाते हैं तो प्रॉपरली आपको सुनने के लिए आते हैं कि किस तरीके से असीम शाह ने अपनी बात सामने माननीय न्यायमूर्ति के रखते हैं। आपका अनुभव दर्शकों को बांटना चाहूंगा कि जो नया एक राजनीतिक भूचाल आया है, एक तरफ उमर अब्दुल्ला, जिसके लिए प्रधानमंत्री ये कहते थे, पार्लियामेंट में कहा था कि जब धारा 370 में लोग, बहुत से लोग नजरबंद हुए, तो प्रधानमंत्री ने कहा था पार्लियामेंट में कि लोगों ने मुझे ये सवाल किया कि कभी भी उमर अब्दुल्ला ने ऐसी बात नहीं की जो कभी भारत की एकता अखंडता पर कोई कलंक लगा हो। उन्होंने ये कहा था, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का अपना स्टाइल है, पर ही इज अ वेरी सिंसियर। उन्होंने कहा था हमें उन्हें नजरबंद करने की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि जब चुनाव बहिष्कार का बात हुआ था विधानसभा में, तो जहां जहां हुर्रियत वाले और खास करके सैयद अली शाह गिलानी तब जिंदा थे जाते थे, वो कहते थे इलेक्शन बायकॉट करो। उसी स्थान पर, सभा स्थल पर जाकर उमर अब्दुल्ला कहते थे इलेक्शन में भाग लो, और 80% तक वोट पड़े थे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का यह कहना था कि अगर इनको बाहर रखते, कहीं ये बोल देते, तो हमने जो बहुत शांतिपूर्वक से धारा 370 को हटाया, वो वायलेंस हो सकती थी। यानी कि इतना पावरफुल मानते हैं उमर अब्दुल्ला को। बारामूला की जनता ने असीम सानी साहब, उस उमर अब्दुल्ला को बड़े मार्जिन से हरा के बाहर कर दिया। और नॉर्थ कश्मीर, उमर अब्दुल्ला नॉर्थ कश्मीर के नहीं है, वो तो सेंट्रल कश्मीर के रहने वाले हैं। उनका पूरा जो खानदान है वो गांदरबल से है। अगर दूसरी तरफ से सज्जाद लोन, जिनका अपना किरदार है और वो खुद प्रधानमंत्री को अपना बड़ा भाई मानते हैं, और आपको याद होगा, आपको भली भांति याद होगा, उनको जो मंत्रिमंडल में जब यहाँ पीडीपी बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्ती मोहम्मद सैनी ने रिफ्यूज कर दिया। मैं ऐसा नहीं, फिर उन्हें बीजेपी के कोटे से मिला था, और वो रातों रात कश्मीर से आए थे ओथ लेने, और ले गए वोट लेने के लिए। ऐसे बंदे को भी नॉर्थ कश्मीर में असीम सानी साहब धूल चटा देनी। और इंजीनियर रशीद, आपने उसको देखा असेंबली में भी, वो जेल में है, कोई मैनिफेस्टो नहीं था। उनके दोनों जवान बेटों ने एक ही बात कही कि हमारे अब्बा जान को नॉर्थ कश्मीर से जेल से निकाल कर तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट पहुंचा, लोगों ने मान लिया। असीम सानी साहब ये आगे भविष्य जम्मू कश्मीर का क्या बता रहा है? भाजपा 3 सीटों पर चुनाव ही नहीं लड़ी, रणछोड़ दास हो गए वो। ये भी एक अभिशाप लगेगा भाजपा पर भाजपा चाणक्य नीति उन पर से ऑनरेबल एक तरफ से प्राइम मिनिस्टर है और हो साहब एनए से है, मगर इसके बावजूद वो नहीं लड़े चुनाव, रणछोड़ हो गए। और जो एक इरादा था भाजपा के कमल खिलाने का वादी कश्मीर में, वो तो जब कमल वहां पहुंचा ही नहीं तो खिलेगा कैसे? आपसे जानना चाहूंगा, मैं बात थोड़ी लंबी कर गया, मगर आवश्यकता था आपका सीम अनुभव लेके बांटना। अब ये जो राजनीतिक प्रकरण बना है नया असीम सानी साहब, ये जम्मू कश्मीर को भविष्य में क्या देख रहा है? और आपकी चूंकि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा उसी को कहा जाता है असीम सानी जो परमात्मा से जुड़ा हो, जो मेडिटेशन करता हो, कि जिसको धर्म अपनाता है उस पर पूरा उसका आदर करता हो। ये मेरे पास बहुत से परिचय हैं कि जब जिस संगठन से, अगर आप कहेंगे तो मैं नाम नहीं लूंगा, खैर पहले एक समय तो मुझे याद है कि आपका जो संगठन जिससे आप जुड़े हैं, उन्हें कहता था कि दे आर नॉट अलाउड, उनकी कोई आप मत दीजिए, कोई खबर नहीं आएगी। पर मुझे याद है यही सदगुरु महाराज जब 2005 में सर उत्तर कश्मीर में प्रलयकारी बाढ़ आई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद थे, मुफ्ती साहब थे, केंद्र में गुलाम नबी आजाद से हेलीकॉप्टर लेकर आए थे। उस वक्त बीग डिफेंस कॉर्पोरेट में भी कवरेज कर रहा था, तब मैंने सदगुरु महाराज के दर्शन किए थे। और मैंने खबर भी दी थी तब आज दैनिक जागरण कि सदगुरु महाराज आ रहे हैं, और उन्हीं सदगुरु महाराज का भगत है, और सभी आपको बहुत चाहते हैं, चूंकि आप एक शुद्ध आत्मा है। उसी आत्मा का वास्ता देते हुए आपसे जानना चाहूंगा, आपकी 10वीं जो आंख है क्या कह रही है? अब इसमें जो प्रकरण बना है लोकसभा के चुनावी प्रमाण का, भविष्य इसमें क्या नजर आ रहा आपको जम्मू कश्मीर का? सर आपने इंट्रोडक्शन में काफी सारे एंगल ऐड कर दिए। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं छोटा सा वकील हूं, स्टूडेंट ऑफ लॉ हूं, और जो जनता के लिए जो मेरे पास आता है मैं पूरी जान मारता हूं। ये बात ठीक है कि मेहनत करता हूं। बाकी यंगस्टर्स प्यार करते हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, गुरु महाराज का आशीर्वाद है, बस इतना ही चाहिए सर। बाकी आपको पता है ना मेरी ऑर्गेनाइजेशन
ना हम लोग पब्लिसिटी में बिलीव करते हैं। और आपने ठीक फरमाया कि वो तो ये भी नहीं बिलीव करते कि कोई उनको डिस्कस करे या मीडिया में आए, लेकिन उन्होंने अभी लेटली क्या दिया, नेवर से नेवर। इसलिए कभी भी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है उलट पलट, तो वो मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। और अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ सर। यस, चलिए सर, जो भी जनता को पता चला या जो लोग घरों में बैठे थे या सोशल मीडिया के जरिए इस कोविड में उनको आना पड़ा बाहर। बट अब हैविंग सेड दैट, अब दूसरा पॉइंट आपने जो बड़ा टच किया सर, वो बड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि बड़ा संजीदा है, सीरियस है, और उसके आगे भयानक रेपरकशंस भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को, जो फॉर वन रीजन और दी अदर प्रो इंडिया पॉलिटिशियन कह सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं धक्का लगा। और जैसे आपने पंजाब में प्रो खालिस्तानी पॉलिटिशियन का रेफर किया, पॉलिटिशियन तो थे ही नहीं, ही वाज ओनली हेडिंग अ मूवमेंट प्रो खालिस्तानी, जो सबको पता है। ऐसे ही इंजीनियर रशीद साहब भी कोई मेन स्ट्रीम, ठीक है एमएलए रहे, पर कोई खास मेन स्ट्रीम या प्रो इंडिया नहीं बात करते थे। वो भी कभी मिली जुली बात करते थे। कभी याद होगा आपको, हमारे रविंदर रैना साहब ने उनको एक बारी असेंबली में हाथापाई भी हो गई उनकी, एक बारी उन्होंने एमएलए हॉस्टल में बीफ ले आए। तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जरूर बात करते थे जिससे दूसरा कम्युनिटी के लोग हर्ट हों, और हिंदू तो मेरे ख्याल से काफी हर्ट भी होंगे। तो इसीलिए हिंदुओं को ये एज अ मैटर ऑफ शॉक लगा कि ये क्या हुआ। और वो कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर खासकर, जो प्रो इंडिया है और जो कोई उनकी ऐसी बात भी नहीं सुनी, उन्होंने क्यों इंजीनियर रशीद को जिता दिया और इतने भारी मतों से जिता दिया, और उमर अब्दुल्ला को रिजेक्ट कर दिया, सजाद लोन को रिजेक्ट कर दिया। अब सर, मैंने जैसे पहले कहा कि मैं फर्म बिलीवर हूं कि जो होता है वो डेस्टिन्ड है। जो उनकी तकदीर में था, उनको जेल में जाना था, चले गए, जेल में जाके लड़ना था, हिंदुस्तान की हुकूमत ने लड़ने दिया क्योंकि कानून इजाजत देता है। फिर आगे लड़के उनके बच्चों ने कैंपेन किया, इमोशनल कैंपेनिंग हुई सारी, क्योंकि कुछ दिन के लिए मैं भी श्रीनगर में था, मैंने भी देखा वो बड़ा इमोशनल और हार्ट टचिंग सीन थे। उन्होंने कहा हमारा बाप नहीं है, हमारा बाप तिहाड़ में था, तिहाड़ से सीधे पार्लियामेंट में भेजो। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। उनकी बेटी ने कहा मेरी शादी है, मेरे को कौन शादी में करेगा कन्यादान, जैसे हम उनके भी वहां होता है। तो हर बाप ने कहा, हर माँ ने कहा हम, तू हमारी बेटी है। तो वो इमोशंस भी कह लीजिए और थोड़ा सा वो भी कह लीजिए, तो पर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये सारे जितने मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, ये सारे के सारे एंटी 370 थे। बाय एंटी 370 आई मीन जो एब्रोगेशन ऑफ 370 किया मोदी सरकार ने, उसके एंटी थे। प्रो 370 वालों को धक्का लगा, जिसमें बीजेपी थी, जिसमें आपके कई और दल थे जो ओपनली बाहर नहीं आ रहे थे, जो बीजेपी की बी टीम, सी टीम कहा जाता है। लेकिन वो आपने ठीक फरमाया कि बीजेपी उन सीट से लड़ी नहीं, वहां कमल खिलना तो दूर की बात है, कमल खड़ा ही नहीं हुआ, ना प्रोजेक्ट किया गया। और ये जो लोग थे, इनको एक तो वो मिल गया कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई नहीं, और दूसरा जब ये आ गए, इन्होंने लड़ लिए इलेक्शन और ये जीत गए, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है कि इनका बिना मैनिफेस्टो के भी जीत जाना, बिना कैंपेनिंग के जीत जाना, इसका मतलब लोगों को कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस पे गुस्सा था जो लोगों ने निकाला। अब उमर अब्दुल्ला साहब का हारना एक किस्म से शॉकिंग है सबके लिए, क्योंकि मैं भी ये लेके चला था शायद जीत जाएंगे। ये हमने सुना था कि इंजीनियर रशीद साहब की भी कैंपेन बहुत जबरदस्त हुई है, लेकिन फिर भी ये यकीन नहीं था कि इंजीनियर रशीद साहब जीत जाएंगे। लेकिन आप जीत गए हैं, तो मे भी यही डेमोक्रेसी का मजा है। मे भी आने वाले, देखिए 14 साल तो शेख अब्दुल्ला साहब भी जेल में रहे, 14 साल तो उनके भी डिफरेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहे। तो ऐसा कोई सर हम इसको दरकिनार नहीं कर सकते, ओवर रूल नहीं कर सकते कि उनका भी जैसे राजीव और शेख अकॉर्ड हुआ, फारूक एंड राजीव अकॉर्ड, अपना सॉरी राजीव शेख हुआ, फिर फारूक राजीव अकॉर्ड हुआ, फिर लोंगोवाल अकॉर्ड हुआ। तो ऐसे करके कोई इनडायरेक्टली या ये बिहाइंड द कर्टन कोई अकॉर्ड इंजीनियर रशीद साहब का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हो जाए या हो गया होगा। और ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अगर पार्लियामेंट की ओर लेते ही ये रिलीज हो जाते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना स्टैंड सॉफ्ट कर लेती है, इनके यूएपीए के चार्जेस ड्रॉप कर देती है, या ये आ जाते हैं, इसका मतलब ये मेन स्ट्रीम में ज्वाइन कर रहे। मेन स्ट्रीम में ज्वाइन करने का मतलब है कि आप इंडियन डेमोक्रेसी में भरोसा रखिए, आप अपना कैंडिडेट ए को जिताइए, बी को जिताइए, सी को जिताइए। यही हुआ था 1987 की रिगिंग इलेक्शन। लोग अब तो मेरे ख्याल से कश्मीर के लोगों को खुश होना चाहिए कि वो जिसके ऊपर चाहेंगे मोहर लगाएंगे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आदमी पसंद हो। इंडियन सिस्टम की जीत है, इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है। तो ये तो ऐसा रिलीफ तो कश्मीर के जो हमारा जो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां तो आप फंसे हुए जो खड़ा ही नहीं हो पाता, एक ही आदमी जीतता रहेगा, वही जीतता रहेगा, वही नाम का प्राइम मिनिस्टर बनता है वहां पे, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दबा के रखा है।
पर एज कम्पेयर टू दैट इंडियन गवर्नमेंट की या इंडियन डेमोक्रेसी की लचीलापन देखिए, लीनियंसी देखिए कि इंडियन डेमोक्रेसी फुल थ्रस्ट में है इस वक्त, फुल बुक में। आप चाहें, आपके पास बटन है, आपके पास हुकूमत है, आप चाहें तो गधे को राजा बना दें और राजे को गधा बना दें, यही है डेमोक्रेसी। तो आज वो जेल में बैठ के भी हमारा नुमाइंदा, हमारे लोगों का नुमाइंदा बन गया, वो जाएगा, ओथ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो एनडीए को सपोर्ट कर देता है या कोई एनडीए के साथ पैक्ट हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, कश्मीर के लोगों की आवाज उठाता है। लेकिन अब कहने का ये मतलब है, जो जीत गया, पहुंच गया, वो डेस्टिन्ड भी था, वो उसको ऊपर वाले ने भी मेहर की उसके ऊपर, वो पहुंच भी गया, आगे उसकी तकदीर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक और आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि अगर बाय द वे ऐसी कोई बात ना हुई और ये ट्रायल चलता रहा और ट्रायल में इनकी कन्विक्शन हो गई, क्योंकि मुकदमा तो अभी चल रहा है इंजीनियर रशीद साहब पर, दिल्ली में चल रहा है, ऐसा तो नहीं इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में रखा हुआ है, इनके ऊपर यूएपीए के चार्जेस है। वो कन्विक्शन होते ही ये सीट फिर खाली हो जाएगी, क्योंकि इनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, इस सीट पे री इलेक्शन होगा। तो मैं इसलिए दोनों कानून के पहलू आपके मद्देनजर ला रहा हूं। एक पार्ट ये है कि इंडियन डेमोक्रेसी की जीत है, ये जीत गए, ये आ जाएंगे, ये बैठ जाएंगे, रिलीज भी हो जाएंगे, ये जो मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्विक्शन, प्रो कन्विक्शन अपना केस कर देती है स्पीड, और अदालत में इनकी कन्विक्शन हो जाती है, एविडेंस इनके खिलाफ आ जाता है, तो देन ऑल्सो ही विल हैव टू लूज द सीट, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर री इलेक्शन होगा। अब री इलेक्शन में कौन आता है कौन नहीं आता। बट साथ ही साथ हमारे लिए सबसे आगे खुशी की बात है JNK के लोगों के लिए, क्योंकि अब हो सकता है पर्सनली आई मे नॉट बी इन फेवर ऑफ एब्रोगेशन। जम्मू के लोग ज्यादातर तो हम लोग एब्रोगेशन के फेवर में ही थे, क्योंकि हमें लगा कि ये काफी अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मोदी साहब ने। बट सर ये कहते हुए अब सबसे अच्छी बात ये आ रही है, नागोकी साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी आप सुन पा रहे हैं? तो सबसे अच्छी बात ये आ रही है जी जी कि अब जम्मू कश्मीर स्टेट यूटी के अपने इलेक्शंस भी आ गए हैं, तो हमें तो वो भी तैयारी साथ में कर लेनी चाहिए। असीम सानी जी, समय इजाजत नहीं देता, बात आपसे करनी थी, मगर मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जैसे मैं शुरू में मैंने बात कही, जिस बाप तिस बेटा। और चूंकि असीम सानी साहब आपके बड़े फादर साहब मेरे बहुत परम मित्र हैं, मेरे बड़े भाई समान हैं। अगली वो अच्छे राजनेता है, मुझे याद है जब तिवारी कांग्रेस में गए थे, बाद में उनका एक अपना, और उन्होंने मीडिया के लिए बहुत कुछ किया। और मेरी तमन्ना है आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकारा, और मुझे ऐसा ही लगता है कि आदरणीय फादर AK सानी साहब भी मेरे निमंत्रण को स्वीकारेंगे। बस बहुत शॉर्ट में उनसे भी जानकारी राजनीतिक तौर पर जम्मू कश्मीर के लोग आपसे ली, आप आए, आपका बहुत धन्यवाद, और आपसे इजाजत चाहता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। दर्शकों, ये थे एक वो शख्सियत जो एक अनुभवी हैं, और जैसे मैंने आपको चीज एक बताई थी, जो सदगुरु के प्रेमी होते हैं, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, वो शुद्ध ही बातें करते, आपने सुनी। कार्यक्रम की ये समाप्ति, बस ये आश्वासन देते हुए उनके आदरणीय पिता को भी हम लाएंगे जरूर, और उनसे भी राजनीति जम्मू कश्मीर के बारे में पूछेंगे। बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की ही समाप्ति। थैंक यू।